नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां होली के बाद काशी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 मार्च को वाराणसी आ सकते हैं पीएमओ की टीम वाराणसी के दौरे पर है। आज अधिकारियों के साथ समीक्षा की करेगी टीम और इसके साथ ही केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली के बाद काशी के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 8 मार्च को वाराणसी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम आज वाराणसी पहुंची है। टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी और तैयारियों का जायजा लेगी। बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान केंद्रीय परियोजना का निरीक्षण भी किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और नए कार्यक्रमों की घोषणा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं सिंगापुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम शक्ति, ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर पेन सी लैंग से मुलाकात की है। बैठक में औद्योगिक निवेश और डेवलपमेंट, ऊर्जा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां CIAC के साथ बता के निरीक्षण किया। उन्होंने CEO से भी मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस सेक्टर में निवेश और साझेदारी पर बातचीत की है। उत्तर प्रदेश को मार्च महीने में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के जेवर में तैयार हो रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी सीएम योगी ने सिंगापुर में आयोजित प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रमों के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि जेवर में बन रहा यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा और इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम जानकारी साझा की है। अपने सिंगापुर के दौरे के दौरान उन्होंने बताया है कि ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश को मार्च महीने में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी नोएडा के जेवर में तैयार हुए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी सीएम योगी ने सिंगापुर में आयोजित प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जेवर में बन रहा यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में शामिल होगा और इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो वही अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है। अयोध्या का कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। रामकथा पार्क पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अयोध्या का दौरा है। इस दौरे में वह शहर में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी सीएम रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन भी करेंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। डिप्टी सीएम के इस दौरे को लेकर स्थानीय स्तर पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अयोध्या का दौरा है। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, क्या कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम का ब्रजेश पाठक का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हैं अमित? आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक लगभग करीब 6 बजे के आसपास जो है एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी अमित, अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कौन कौन से रोड को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो? अमित जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस समय उप मुख्यमंत्री का जो है दौरा होना, उस समय वो जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा। उस दौरान जो है जिस रास्ते से वो आएंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, वो रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद होगा, उसके बाद चालू कर दिया जाएगा। जी अमित, इस दौरे के दौरान क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? क्या कोई बड़ी सौगात मिल सकती है अयोध्या वासियों को, या कोई बैठक हो सकती है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं?
बिल्कुल आपको बता दें कि जब डिप्टी सीएम आएंगे तो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जो अयोध्या में होने वाले विकास का कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे और जो उनके लायक जो कार्यक्रम काम होगा वो उससे भी करेंगे। जी अमित, स्थानीय जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है डिप्टी सीएम की दौरे को लेकर? आपको बता दें कि स्थानीय लोग काफी खुश हैं क्योंकि लगातार जो है अयोध्या में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम लगातार अयोध्या का निरीक्षण करते हैं, दौरा करते हैं, जिससे अयोध्या में काफी उत्साह का माहौल रहता है। जी ठीक है अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को लाल बहादुरी परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में नोटिस जारी किया गया। ये कार्रवाई हसनगंज पुलिस स्टेशन की चालान रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जारी आदेश में कहा गया कि इस घटना से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और भविष्य में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सभी 13 छात्रों को 1 वर्ष तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 का निजी बता दें कि और 50,000 के दो जमानती प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कैंपस में नमाज पढ़े जाने का विरोध करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कैंपस में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो नमाज पढ़ने का जो मामला था वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से आज मंगलवार का दिन है और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे थे और हालांकि उन्होंने पाठ शुरू किया और उसके बाद कुछ देर बाद जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है लखनऊ विश्वविद्यालय का वो वहां पहुंचता है और उसके बाद काफी जो वहाँ के स्टूडेंट और जो बजरंग दल के जो तमाम जो पदाधिकारी थे उनके बीच में बात शुरू होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को बीच बढ़ाव करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पुलिस को बल प्रयोग करते हुए सभी जो वहाँ पर जितने भी लोग थे स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए या बात की जाए बजरंग दल के पदाधिकारियों की, तो सबको फिलहाल पुलिस ने अभी मौके से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर से हटा दिया है और सभी को ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि इस तरीके के जो धार्मिक जो चीजें हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय जो परिसर है उसमें फिलहाल ना की जाए और अगर इस तरीके से अनुशासनहीनता अगर किसी भी छात्र द्वारा की जाती है तो उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि अभी 13 लोगों को इस पूरे मामले पर नामजद किया गया और सभी को फिलहाल नोटिस जारी किया गया। सभी स्टूडेंट्स को उनको खिलाफ 50-50 हजार के जो निजी मुचलके हैं उन पर फिलहाल उनको जमानत दी गई है और लगातार पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है वो फिलहाल सभी विषयों को देख रहा है और सभी स्टूडेंट से भी इस तरीके से बता रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी स्टूडेंट अगर पूरे परिसर में अगर किसी भी तरीके की कोई धार्मिक गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्षा, अमन, पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण रहे, तो प्रशासन पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई कर रही है और किस तरह से शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है? अमन, देखिए अगर जिस तरीके से बात की जाए तो जिस सुबह से ही पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड था वो और लखनऊ पुलिस का जो पूरी टीम थी, खास तौर पर जो वहाँ का लोकल थाना है हसनगंज की पूरी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, प्लस पीएसी बल भी मौजूद था और सभी के साथ प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सभी जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ बातचीत करने का प्रयास किया और बातचीत इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि वहाँ पर जो पुलिस है उनको बल प्रयोग करना पड़ा। तो फिलहाल अभी स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति अभी सामान्य है और जिस तरीके से अगर बात की जाए पुलिस द्वारा सभी स्टूडेंट्स को भी ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की अगर धार्मिक गतिविधि पूरे परिसर में अगर कहीं भी होती है
तो उसके खिलाफ फिर जो विधिवत कार्रवाई होती है, यानी कि एफआईआर तक लॉन्च करने की जो बात है वो फिलहाल अभी कही जा रही है। लेकिन अभी किसी भी तरीके की कोई एफआईआर ना पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है, ना प्रोक्टोरियल बोर्ड की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो चेतावनी है वो स्टूडेंट्स को दी गई है। अभी 13 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में 13 लोगों को जो अनुशासनहीनता के लिए भी फिलहाल 13 लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर की तरफ से प्रशासन की तरफ से फिलहाल नोटिस जारी किया गया। और उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट किया गया है कि अगर इस तरीके की कोई भी अगर सिर्फ किसी भी स्टूडेंट द्वारा किया जाता है भविष्य में, तो उनके खिलाफ भविष्य अनुशासनहीनता के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। और वो जिस भी कोर्ट में पढ़ रहे होंगे उन कोर्ट में फिलहाल उनको कोर्ट से में कैंसिल भी किया जा सकता है उनका एडमिशन। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए, एक पुलिस प्रशासन लगातार पूरे विश्वविद्यालय परिसर में भ्रमणशील है। किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और किसी भी तरीके की अराजकता अगर होती है तो फिलहाल प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने सभी को नसीहत दी है कि किसी भी तरीके की कोई धार्मिक जो गतिविधि है वो ना करें, जिससे विश्वविद्यालय परिसर का माहौल खराब होगा। अमन, पूरे मामले पे छात्रों का क्या कुछ कहना है? और सबसे बड़ी बात कि नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, एक तरफ होली का पर्व भी आने वाला है, दूसरी ओर रमज़ान का पर्व, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां प्रशासन और सरकार के लिए बन गई हैं कि किस तरह से इस मामले को शांत कराया जाए ताकि त्योहारों पर भी किसी तरह का असर ना हो। अमन, हाँ देखिए, अगर साफ तौर पर जिस तरीके से बात की जाए, जब 3 दिन पहले जब नमाज का जो वीडियो जब वायरल हुआ तो फिलहाल जो वहाँ पर मुस्लिम धर्म के जो स्टूडेंट्स थे वो नमाज पढ़ रहे थे, और हिंदू धर्म के जो छात्र थे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बाद वीडियो वायरल होता है, जो प्रशासनिक जो कक्ष है यानी कि जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है वहां तक बात जाती है। उसके बाद फिर ये पूरा मामले जिसकी शुरुआत होती है, फिर उसके अगले दिन बैरिकेडिंग करके पूरे मस्जिद का जो एरिया था फिलहाल उसको सील किया गया। लेकिन उसके बाद छात्रों का एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। जितनी भी बैरिकेडिंग थी फिलहाल उसको अभी वहाँ मौके से हटाया गया है। और अगर बात जिस तरीके से की जाए, जो मस्जिद का दरवाजा था वो भी स्टूडेंट द्वारा तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद आज का दिन फिर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। फिर कहीं ना कहीं धार्मिक जो उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से खासकर लखनऊ की अगर बात की जाए तो गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी अपने अपने पर्व को बहुत खुशी की तरीके से निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की अगर बात की जाए, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात की जाए, फिलहाल अभी पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की कोई हार्ड अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर की ओर से सभी लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी अगर धार्मिक कृत्य होता है तो उसके लिए उनका भविष्य तक पूरे मामले पर कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है। तो साफ तौर पर सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और धार्मिक जो मामला है वो और ना बढ़े, इसके लिए जो पॉइंट्स हैं उनको, चाहे पुलिस बल की बात की जाए, चाहे सभी स्टूडेंट से शांतिपूर्ण ढंग से बात करने की बात हो, तो सभी लोगों से साफ तौर पर चाहे वो प्रोक्टोरियल बोर्ड हो लखनऊ यूनिवर्सिटी का या फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट हो, सभी लोग अपने अपने पहलुओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई आपातकालीन स्थिति ना पैदा हो। ठीक है मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मंडलायुक्त विश्वास पंत ने कलेक्टर का औचक निरीक्षण किया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उनके अचानक पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों की स्थिति, लंबित प्रकरणों और आमजन से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की। विश्वास पंत ने एक एक पटल पर जाकर कर्मचारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में शासन की प्राथमिकता, जन शिकायतों के निस्तारण और लंबित मामलों पर विशेष चर्चा की जाएगी। औचक निरीक्षण को लेकर प्रशासनिक अमले में पूरे दिन सावधानी और सतर्कता का माहौल बना रहा है।
और सीतापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट ने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने औचक निरीक्षण किया है, अधिकारियों में हड़कंप मच गया। लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई है और शिकायत निस्तारण पर सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते हुए सभी शिकायतों का और अन्य कार्यों का जल्द से जल्द निस्तारण और समाधान निकाला जा सके। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में लेखपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गांव निवासी भोलेनाथ जायसवाल ने बतादी की हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत लखनऊ विजिलेंस से की थी। जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और बाजार की एक मिठाई की दुकान पर रुपए लेते ही आरोपी लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य को पकड़ लिया है और इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी को अपने साथ ले गई है और सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने बताया है कि आधिकारिक पुष्टि मिलते ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। और कौशाम्बी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी का भांडाफोड़ किया गया है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लेखपाल को पकड़ा गया है। लेखपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गांव निवासी भोलेनाथ जायसवाल ने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत लखनऊ विजिलेंस से की थी। जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और बाजार की एक मिठाई की दुकान पर रुपए लेते ही आरोपी लेखपाल महेंद्र कुमार मौर्य को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी को अपने साथ ले गई है। इसके साथ ही एसपी वर्मा ने बताया कि आधिकारिक पुष्टि मिलते ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। होली से पहले हापुड़ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ खाद्य विभाग की टीम ने कई तेल मिलों पर छापेमारी की है। छापे के दौरान भारी गंदगी और अनियमितताएं पाई गई, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की आशंका जताई गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 54 लाख रुपए कीमत की लगभग 32,500 लीटर सरसों का तेल सीज किया गया। टीम ने विभिन्न स्थानों से 23 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच में सामने आया है कि नेपाल से तेल मांगकर उसे स्थानीय ब्रांड के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। रविंद्र ऑनलाइन और ऑयल और इसके साथ ही मिल पर देर रात तक छापेमारी चली है। इस कार्रवाई में अन्य जिलों के 16 अधिकारी भी शामिल रहे। इस कार्रवाई से जिले में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। होली से पहले हापुड़ में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ खाद्य विभाग की टीम ने कई तेल मिलों पर छापेमारी की है। छापे के दौरान भारी गंदगी और अनियमितताएं पाई गई, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की आशंका जताई गई है। करीब बता दें कि कार्रवाई के दौरान 54 लाख रुपए कीमत का लगभग 32,500 लीटर सरसों का तेल सीज किया गया। टीम ने विभिन्न स्थानों से 23 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच में सामने आया कि नेपाल से तेल मंगाकर उसे स्थानीय ब्रांड के नाम से पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। रविंद्र ऑयल, जैन ऑयल और केरल ऑयल मिल पर देर रात तक छापेमारी चली है। इस कार्रवाई में अन्य जिलों के 16 अधिकारी भी शामिल रहे। इस कार्रवाई से जिले में मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। छावनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करने के लिए खड़े एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग कई फीट हवा में उछलकर पास खड़े ट्रक के ऊपर जा गिरे और घटना का लाइव वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। हादसे के समय मृतक का परिवार भी मौके पर मौजूद था। परिजनों को उन्हें अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिल सका। इसके साथ ही कार तेज गति से आ रही थी और बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद आगे खड़े ट्रक से भी भिड़ी है। इस दुर्घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को बता दें कि दहशत में डाल दिया है। यहां 19 वर्षीय अक्षय प्रताप सिंह ने अपने ही पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए पिता की लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से शव के कई टुकड़े भी कर दिए और उसने शरीर के अंगों से हाथ पैर को अलग कर स्थानों पर फेंक दिया है। धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मामले की भनक लगी और जांच शुरू कर दी गई है। और लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपने ही पिता की मौत कर दी है और बता दें कि शरीर के अंगों को टुकड़ों में अलग अलग जगह फेंका है और इसके साथ ही धड़ को बता दें कि नीले ड्रम में भरकर उसे रखा गया। इसके साथ ही पिता की लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से शव के कई टुकड़े कर दिए। उसने शरीर के अंगों, सिर, हाथ और पैर को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। धड़ को एक नीले ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मामले की भनक लगी और जांच शुरू कर दी गई। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी। तो श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर दिया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शहर के एक रिहायशी इलाके में कपड़ा कारोबारी असीम अंसारी के मकान में भीषण आग लगने की एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 मासूम बच्चों सहित परिवार की महिलाएं और बच्चे आग की चपेट में आ गए हैं। घटना उस समय हुई है जब परिवार के मुखिया नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए हुए थे। इसी दौरान घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मंडवारा थाना क्षेत्र में अरिहत पेट्रोल पंप के पास इंदौर से जा रही तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसा देर रात हुआ। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जयदेव, आलोक और राजकुमार को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र में लगातार बसों की तेज रफ्तार से हो रहे हादसों को लेकर बता दें कि लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी भी मरवाड़ा पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और बस की टक्कर से तीन व्यक्तियों की मोटरसाइकिल दर्दनाक मौत हो गई है, जिसको अस्पताल लाया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। इनको जो कुछ सरकारी सहायता होगी नियमानुसार जो होगा वो दिया जाएगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।